क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स में सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्वांटम मैकेनिक्स की तो दुनिया ही बिल्कुल अलग होती है। हम जिस दुनिया को जानते हैं, पहचानते हैं, बचपन से जिसमें हम रहे हैं, उसमें हमने बहुत कुछ देखा है। उठना, बैठना, चलना फिरना, बॉल फेंकना, बॉल पकड़ना, फलों का वृक्षों से गिरना, पत्ते झड़ना, वर्षा होना, पानी बरसना, दिन रात होना, अंधेरा होना, उजाला होना, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, हम सीखते हैं प्रकृति से। और उसी को एक नियमित रूप से, ढंग से, सिस्टमेटिक वे में उसको समझने के लिए हम लोग रूल्स बनाते हैं, जिसको हम लॉज ऑफ फिज़िक्स कहते हैं। तो जितनी चीज़ें हम सामान्यतः अपने ज़िंदगी में देखते हैं और जो हमने देख देख करके सीखी हैं और जिसके लिए साइंटिस्ट ने लॉज बना बना करके रखे हैं, वो सब हम लोग एक वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लासिकल फिज़िक्स, जिसमें कि ये सब कुछ अपनी सामान्य दिखने वाली चीज़ें उससे आ जाती हैं। तो न्यूटन का नियम सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर है। जितने प्रकार की गतियाँ हैं, चाहे वो प्लैनेट्स की गति हैं या वो छोटे बॉल हम लोग खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, उस समय की गतियां हैं, जितने प्रकार की गतियां हैं, गोल घूमना है, सीधा जाना है, वो सब हम फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह के रूल्स बना करके न्यूटन्स लॉ के आधार के ऊपर उनको लेकर के चलते हैं। जितना हम इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, आवेश है, ये भी हमारी अनुभव की चीज़ें हैं। हम लोग इससे भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और इनके भी रूल्स बने हुए हैं। जो भी है, ओम्स लॉ है या जो कुछ भी है, उसके भी रूल्स बने हुए हैं। कूलम्स लॉ है, गॉस लॉ है, तो उससे हम वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ऑप्टिक्स है, लाइट है, इसके लिए भी रिफ्रैक्शन के नियम हैं। सब कुछ हम लोग करते हैं, तो वो एक क्लासिकल फिज़िक्स नाम के अंतर्गत आता है। तो उसको अगर हम लोग देखें तो जो क्लासिकल फिज़िक्स जिसे कहते हैं हम, वो दो जगह पर जो हमारी थोड़े अनुभव से बाहर की चीज़ें हैं, उसमें इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, इससे काम नहीं चलता है। तो एक तो है जिसमें कि हम हाई स्पीड्स जब इन्वॉल्व हो जाती हैं, जब हम ऐसी चीज़ों की चर्चा करते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा यानी कितनी ज़्यादा, तो जो प्रकाश की, लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में, उसकी उसके कंपेरेबल या वहाँ से तुलना करना है, उसका इतना परसेंट, उसका 10% या उसका 5% या उसका 50% या उसका 90%, उससे तुलना करना है। तो उससे तुलना करने योग्य जब हो जाए तो हम कहते हैं ओ बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है। वैसी हालत में जो न्यूटन के नियमों से हम गतियों की चर्चा करते हैं और समझते हैं, और बहुत सटीक, बहुत अच्छी चर्चा होती है और बहुत सटीक उसके परिणाम निकलते हैं, वो यहाँ पर आकर के गड़बड़ाते हैं। तो आम जिंदगी में तो हमें उतने हाई स्पीड्स से वास्ता कम पड़ता है। लाइट खुद आती है अपनी स्पीड से, वही हाई स्पीड से हमारा वास्ता पड़ता है। लेकिन जो एक्सेलरेटर्स पे काम करते हैं, जो फिजिसिस्ट्स पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराते हैं मशीनों के अंदर में, वो फिर बहुत बड़ी बड़ी वेलोसिटीज से, बहुत बड़ी बड़ी स्पीड्स के साथ में उनका आमना सामना होता है। तो वहाँ पे हाई स्पीड्स जब इन्वॉल्व हों तो फिर चीज़ें कुछ बदलती हैं और उसमें से निकलती है हमारी रिलेटिविटी की थियोरी। तो न्यूटन्स लॉज को हमें मॉडिफाई करना होता है, हमें चेंज करना होता है, हमें लीनियर मोमेंटम अलग से डिफाइन करना होता है, थोड़ा परिवर्तन करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा परिवर्तन करना होता है फॉर्मूलाज के अंदर में, इक्वेशंस के अंदर में। स्पेस और टाइम को देखने की जो अपनी दृष्टि है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसके कारण से आता है। हाई स्पीड्स की जब हम बात करते हैं तो फिर लेंथ किसको कहते हैं और टाइम इंटरवल्स किसको कहते हैं, दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, ये हम किसको कहते हैं, एक पहले हो रही है, एक बाद में हो रही है। ये जो हमारी स्पेस और टाइम की जो कल्पनाएं हम अपनी आम जिंदगी से लेकर के आते हैं, उनमें फिर बदलाव करना होता है और वो एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा
अपना अनुभव काम नहीं आता है। और इस कारण से हम लोग उस स्थिति के अंदर में थोड़ा चिंतन करने की ज़रूरत पड़ती है। केवल इक्वेशंस और फार्मूले इसके अनुसार हमारा काम नहीं चलता है। तो वो एक बहुत और स्वाभाविक रूप से बहुत रोचक बातें होती है जब जो हमारे इंट्यूशन से बाहर की चीज़ें होती हैं वो सचमुच रोचक होती हैं और ज़्यादा रोचक होती हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि ये जो एक बहुत अलग किस्म का हमने मॉडल बनाया है वो हमारी वास्तविकताओं के साथ मैच करता है, तो बड़ा आह्लाद और बड़ा आनंद होता है। तो वो एक साइड है। और दूसरा साइड जहाँ क्लासिकल फिजिक्स से हमारा काम नहीं चलता है वो है जब हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, साइज जब बहुत छोटा हो जाए। तो स्मॉल पार्टिकल्स, और स्मॉल यानी क्या? तो स्मॉल यानी आप समझ लें मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, न्यूक्लियंस हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर फिर हमारे ये जो क्लासिकल फिज़िक्स के हमारे रूल्स बनाए हमने, लॉज बनाए हमने, उनसे काम नहीं चलता। और यहाँ तो आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ता है। रिलेटिविटी में थोड़ा स्पेस टाइम को समझने में थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम है और उसको अलग से समझना होता है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी फिलॉसफी ही बदल जाती है। और तब जो वो जो थ्योरी निकल करके आई है जिससे हम उन स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं, उसको समझते हैं, तो वो है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा कि हम अपनी सारी सोच को बदल डालें। आसान नहीं होगा ये, और इसलिए बहुत सारे डिस्कशंस करने होंगे, बहुत सारी बातें करनी होंगी, वाद विवाद करने होंगे उसको सिंक करने के लिए दिमाग के अंदर में कि हम क्या कह रहे हैं, ये सब जो कि बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव है और अलग किस्म की चीज़ें हैं। बेसिकली हमारे जो बहुत मूलभूत सिद्धांत हमने अपने दिमाग में बिठाए हैं वो भी यहाँ पर बदलने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भाई विज्ञान है, विज्ञान का कोई प्रयोग करना है, तो अगर आप एक प्रयोग करोगे और एक परिणाम मिलेगा और उसी प्रयोग को ठीक ठीक उसी प्रकार से अगर दोहराओगे तो वही परिणाम मिलेगा। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स विल गिव यू आइडेंटिकल रिजल्ट्स। ये भी यहाँ पर सही नहीं होता, ये भी यहाँ पर सही नहीं होता। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स, ट्रूली आइडेंटिकल कैन ऑल्सो गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। बहुत सारे जो प्रश्न बहुत स्वाभाविक रूप से हम पूछते हैं, भाई इतने टाइम पर ये पार्टिकल कहाँ है, कितना सरल सा और निर्दोष जैसा इनोसेंट क्वेश्चन है ये, किस टाइम के ऊपर ये पार्टिकल कहाँ है। ये प्रश्न भी यहाँ पूछने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का कोई उत्तर क्वांटम फिज़िक्स की थ्योरी नहीं देती और पूछने को भी मना करती है कि नहीं ऐसे सवाल, प्रकृति से ऐसे सवाल पूछना अच्छा नहीं है। तो बहुत बेसिक चेंजेस थॉट्स में अपने को लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सारे लोग तैयार होंगे। हम शुरुआत ये जो बेसिक थॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ उनको थोड़ा धीरे धीरे लाने के लिए मैं शुरुआत लाइट से करूँगा, प्रकाश से करूँगा। लाइट के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा कहते हैं। हम उसको देख भी सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि वो आपको दिखेगी वो चलती हुई स्ट्रेट लाइन में। फिर लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, उसका परावर्तन होता है। उसका अगर सपाट सतह के ऊपर लाइट पड़े किसी कोण पे तो फिर वो परावर्तित होती है। ये भी हम आपको अभी यहाँ पे दिखलाने जा रहे हैं।
और परावर्तन के बाद अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जा रही है तो झुक जाती है, उसका एंगल बदल जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्विकली करके दिखाते हैं जो कि चीज़ें हम अमूमन जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक लेज़र का सोर्स है, ये इसमें से लाइट निकल रही है और लाइट निकल रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइट निकल रही है और ये आगे जा कर के इस शीशे के डब्बे में जा रही है। और यहाँ इस शीशे के डब्बे में हमने हल्का स्मोक डाला हुआ है ताकि आपको इसका रास्ता दिखाई दे सके। यहाँ पे आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि लाइट है, लेकिन ये आप देख रहे हैं। तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। और अगर किसी सपाट सतह पे पड़े तो वहाँ से वो परावर्तित भी होती है, तो उसको भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने एक ये कांच की शीशी के अंदर में पानी रखा हुआ है और उस पानी के ऊपर की जगह में थोड़ा हल्का स्मोक डाला हुआ है। तो ऊपर की हवा में जो रे जा रही है या बीम जा रही है वो आपको दिख रही है। और फिर आप देखें ये पानी के अंदर में जो बीम जा रही है रिफ्रैक्ट होकर अपवर्तित होकर के थोड़ा झुक गई है, मुड़ गई है। और आप इस एरिया में देखिए, इस पानी की सतह से परावर्तन भी हो रहा है और आपको एक हल्की परावर्तित बीम भी दिख रही होगी। तो एक साथ लाइट का अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन साथ साथ हो रहे हैं। तो आप इसकी इंटेंसिटी पे गौर कीजिएगा, जो अंदर जा रही है उसकी इंटेंसिटी और जो परावर्तित हो रही है उसकी इंटेंसिटी को कंपेयर कीजिएगा। रिफ्रैक्टेड रे की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी या रिफ्लेक्टेड बीम कह लीजिए उसकी इंटेंसिटी कम है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी मैं चर्चा बाद में भी करूँगा। तो यहाँ पे फिर से हमने इस लेज़र बीम को और इस ग्रेटिंग के ऊपर डाला। ये ग्रेटिंग है, अभी बताऊँगा मैं कि ग्रेटिंग क्या होती है। तो इस बीम को मैंने इस ग्रेटिंग के ऊपर डाला है और इस ग्रेटिंग से बाहर निकल करके बीम इस स्क्रीन पे जा रही है। और आप देखें यहाँ पर सिर्फ एक बीम है, एक सिंगल बीम है। और वो सिंगल बीम यहाँ जाने के बाद यहाँ पर वो सामने सामने वाली बीम है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है। तो कई सारी आपको दिख रही हैं। मेरा स्क्रीन बड़ा होगा तो आप और भी ज़्यादा देख पाएंगे। तो एक बीम इतने भागों में बंट रही है। तो ये ग्रेटिंग के अंदर में क्या है ऐसा जो इस एक बीम को अलग अलग दिशाओं के अंदर में बांट दे रहा है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये एक ट्रांसपेरेंट यहाँ मटेरियल दिख रहा होगा आपको, उसमें बहुत सारे पतले 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 स्लिट्स बने हुए हैं और बीच बीच में वो ओपेक है और बीच बीच में वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे बहुत सारे इसमें स्लिट बने हुए हैं। समझो आप 1 सेंटीमीटर के अंदर में कुछ 5000 टाइप के इसमें उस तरह के स्लिट्स बने हुए हैं, तो इसको ग्रेटिंग कहते हैं। और ये जो स्लिट्स हैं, इन स्लिट्स में से होकर के लाइट जा सकती है और दो स्लिट के बीच में जो ओपेक पार्ट है उसमें से वो रुक सकती है। जब ये स्लिट हैं और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, ये पतली पतली आपने ट्रांसपेरेंट स्लिट काटी हुई हैं जिनमें से होकर के लाइट को जाना है। तो जब लाइट उसके ऊपर पड़ रही है इन स्लिटों के ऊपर, वहाँ से जाकर अनेक भागों में ये विभक्त हो रही है। तो एक स्लिट से गुजरने में, और सामान्यतः जैसा होना चाहिए था, अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो जहाँ स्लिट है वहाँ से प्रकाश सीधी रेखा में चला जाता आगे सामने, और जहाँ ओपेक है वहाँ पे रुक जाता। तो हमें जितनी सारी स्लिट हैं उतनी सारी वहाँ पे लाइनें मिल जानी चाहिए थी, पतली पतली बगल बगल में। लेकिन वैसा नहीं हो करके आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से विभक्त हो रहा है अलग अलग दिशाओं के अंदर में। तो इसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। और ये तभी होता है जबकि जो लाइट है उसमें वेव का कैरेक्टर हो, तरंग की उसमें प्रकृति हो। तो तरंग जब आती हैं और इस प्रकार के स्लिटों पर पड़ती हैं तब उसका वो विवर्तन होता है, उसका डिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने अपनी इस लेज़र बीम को और इस एक शीट में से होकर के गुजारा है। इसको हम पोलराइज़र शीट कहते हैं। और इससे होकर के जब आगे जा रही है बीम तो वहाँ सफ़ेद स्क्रीन के ऊपर पड़ रही है। तो मैं इस पोलराइज़र शीट को घुमाऊंगा और आप उस इंटेंसिटी पर ध्यान देना कि स्क्रीन के ऊपर जो स्पॉट बन रहा है वो कैसा हो रहा है, तेज़ हो रहा है, धीमा हो रहा है। तो आप देखिए क्या हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, लग रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ रही है। और अगर हमने उसको और घुमाया और भी बढ़ी, और इसको मैं और घुमा रहा हूँ और अब देखिए इंटेंसिटी वापस कम होने लगी है।
ये कम होने लगी है, घट रही है, कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है, पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई है, और अब फिर से ये बढ़ना शुरू हुई है। तो इस शीट को जब हम अपने ही स्थान पर घुमाते हैं तो जो उससे निकलने वाली बीम है, उसके बाहर निकलने वाली जो बीम है, उसकी इंटेंसिटी पीरियोडिकली कम और ज़्यादा होती है। अभी बहुत कम हो रही है, इस समय काफ़ी कम है, और फिर अब बढ़ेगी, तो ऐसा बढ़ेगी। ये ऐसी शीट है, पोलराइजर शीट, कि इसको अपने ही प्लेन में केवल ऐसे घुमा दें तो इसमें से होकर जाने वाली जो ये लाइट है, इसकी इंटेंसिटी घटती और बढ़ती है। तो ऐसा भी इसी कारण से होता है कि जो प्रकाश है उसमें वेव का कैरेक्टर है, तरंग की प्रकृति है। तरंग जो होती हैं, जिसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, वो इस तरह के पोलराइजेशन की चीज़ें दिखा सकती हैं। तो हमने मुख्य रूप से आपको 4 चीज़ें दिखाई। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और प्रकाश का पोलराइजेशन होता है। ये चारों चीज़ें प्रकाश की तरंग प्रकृति से अच्छी तरह से समझी जा सकती हैं। आपको पता होगा कि किस प्रकार से प्रकाश तरंग है या कण है, इसके ऊपर करीब 150 साल तक काफ़ी डिबेट चली है। न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं प्रकाश के ऊपर, और उन्होंने ये कोशिश की कि प्रकाश को कणों का समूह मानते हुए, और जिस तरह से बॉल्स हमारी चलती हैं, फोर्स लगता है तो उसकी दिशा बदलती है या स्पीड बदलती है, उस अनुसार प्रकाश के भी ये कण हैं बॉल की तरह, और उस अनुसार उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या की। लेकिन उन्हीं के समकक्ष जो हाइगेंस थे, क्रिश्चियन हाइगेंस, उनका कुछ अलग ही ख्याल था। और ख्याल नहीं था, ये केवल ख्याल नहीं होते हैं वैज्ञानिकों के, वो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस पर जो चिंतन करते हैं उसके अनुसार चीज़ें होती है। तो हाइगेंस ने ये जो हमने अभी आपको पोलराइजर शीट की बात बताई थी, उस प्रकार के भी कुछ प्रयोग किए थे, जहाँ से उन्होंने प्रतिपादित करने की कोशिश किया कि ये तरंग से ही हो सकता है और कणों से नहीं हो सकता। न्यूटन को भी उसके बारे में पता था। तो वो थोड़ा चलता है, उन लोगों का संघर्ष चलता है, कि विचारों का संघर्ष चलता है कि क्या है क्या नहीं है, बहुत समय तक ये रहा है। और बाद में फिर जब डिफ्रैक्शन के, इंटरफेरेंस के, व्यतिकरण के, विवर्तन के प्रयोग आए 19वीं शताब्दी के शुरू में, यंग, फ्रॉनहोफर, फ्रेनेल, तब जाकर के कुछ स्थितियाँ साफ हुई कि प्रकाश का सीधी रेखा में जाना भी तरंग से हो सकता है, अपवर्तन भी तरंग से हो सकता है, और परावर्तन भी तरंग से हो सकता है, और व्यतिकरण और विवर्तन तो तरंग से ही हो सकता है। और इस कारण से वो तरंग का जो एक सिद्धांत है उसको प्रमुखता मिली इन प्रयोगों के बाद में। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बाद में, समझिए एक 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, और कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिनसे कि ये फिर से चैप्टर खुल गया। तरंग जो है, प्रकाश जो है वो तरंग है या वो कण है, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग, मैं उसकी चर्चा बाद में और करूँगा, आज के एजेंडा में वो नहीं है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें रोशनी पड़ती है किसी मेटल के ऊपर, उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को जब देखा गया, उनकी गति नापी गई, उन कितने निकल रहे हैं प्रति सेकंड वो नापा गया, तो समझ आया कि नहीं, ये प्रकाश जो आ रहा है मेटल के ऊपर वो तरंगों के रूप में आ रहा है मान के चलेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आएंगे। और कणों के रूप में अगर आ रहा है, एक एक अलग अलग काउंटेबल गिनती कर सकते हैं, ये एक कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा कण है, तभी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के परिणाम हम समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। ये जो एक एक कण अलग अलग हैं उनको हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। बाद में और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें कि ये फोटॉन्स हैं, ये स्थापित हुआ। तो जो फोटॉन्स है, एक एक अलग अलग फोटोन है। जो रोशनी आ रही है, हमारी ट्यूबलाइट से रोशनी आ रही है, सूरज से रोशनी आ रही है, मोमबत्ती से रोशनी आ रही है हमारे पास में, तो उसका ये भी एक पिक्चर है, उसका ये भी एक डिस्क्रिप्शन है कि क्या आ रहे हैं। तो फोटॉन्स आ रहे हैं,
कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, तो कितनी इंटेंसिटी है उसके अनुसार तय हुआ कि कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, कितनी ऊर्जा आ रही है, तो एक एक फोटॉन की अपनी अलग अलग ऊर्जा है, और कितनी ऊर्जा है वो उसके वेवलेंथ पर डिपेंडेंट है। तो ये सब चर्चाएं हम करने वाले हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये आप समझें कि फोटोन का पिक्चर भी एक वैलिड पिक्चर है और तरंग का पिक्चर भी एक वैलिड पिक्चर है। अब आप चले जाइए हमारे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के प्रयोग पे, जो अभी आपने देखा। तो क्या देखा आपने? आपने देखा कि अगर हमारा नीचे में पानी है और ऊपर में हवा है, और अगर एक बीम आती है तो उस बीम का कुछ हिस्सा तो यहाँ अंदर चला जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो ऐसा परावर्तित हो जाता है, और जो अंदर जा रहा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जो परावर्तित हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कम है। अर्थात फोटोन पिक्चर में अगर हम आएँ तो यहाँ से जितने फोटॉन्स इस इंसिडेंट बीम में, आपतित बीम के अंदर में हैं, उनमें से कुछ फोटॉन्स यहाँ परावर्तित हो जा रहे हैं और अधिकतर फोटॉन्स जो हैं वो अपवर्तित हो जा रहे हैं। अब थोड़ा विचार करें, यहाँ तक ठीक है। मान लीजिए ये इंटेंसिटी 20% है और ये इंटेंसिटी 80% है, तो अर्थात अगर यहाँ से 100 फोटॉन्स आते हैं, 100 फोटॉन्स आते हैं, तो उसमें से 20 फोटॉन्स को यहाँ चले जाना है और 80 फोटॉन्स को यहाँ चले जाना है। लेकिन कौन से फोटॉन को ऊपर जाना है और कौन से फोटॉन को अंदर आना है, कौन इस बात का निर्णय करेगा? व्हाट इज द फैक्टर विच विल डिसाइड? ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो फोटोन आ रहा है ये यहां से परावर्तित होगा या ये यहां से अपवर्तित होगा? और इस प्रश्न का जवाब कोई भी नहीं देगा, क्योंकि हमारी सारी थियरी जो है, हमारी प्रकृति इस प्रकार की है कि इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकता है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर कोई फोटोन आ रहा है तो 20% चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर चला जाए, 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे चला जाए। उसके लिए हम किसी प्रकार की कंडीशंस नहीं बताएंगे कि ऐसे कंडीशंस होंगे, ये वाला फोटोन अगर ऐसा वाला फोटोन आएगा तो वो ऊपर जाएगा, या पानी की सतह पर ऐसा होगा उस समय में फोटोन नीचे जाएगा। नहीं, ये आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। एक फोटोन आया उसका क्या हुआ, दूसरा फोटोन आया उसका क्या हुआ, तीसरा फोटोन आया उसका क्या हुआ। इनको अलग अलग अगर आप सोचते हैं तो ये सब आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स है। वही पानी है, वही बॉटल है, वही हवा है, वही स्मोक है, हर चीज वही है। एक फोटोन आता है परावर्तित हो जाता है और कोई फोटोन आता है अपवर्तित हो जाता है। अर्थात आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। वही प्रयोग उन्हीं परिस्थितियों में, एग्जैक्टली उन्हीं परिस्थितियों में आप दोहराए तो आपको वही परिणाम निकलेगा। ये जो हमारी एक सोच होती है, ये जो हमारी एक थिंकिंग होती है, क्लासिकल थिंकिंग होती है, उससे हम बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स नीड नॉट गिव आइडेंटिकल रिजल्ट्स। एक एक करके फोटोन आ रहे हैं और ये सब एक ही तरह की परिस्थिति के अंदर में पड़ रहे हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है कि फोटोन का रिफ्लेक्शन हो गया और एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है कि फोटोन का अपवर्तन हो गया, अंदर चला गया, रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन ये रैंडम नहीं है, ये रैंडम नहीं है। एक फोटोन के बारे में आप नहीं बता सकते हो कि ये क्या करने वाला है, लेकिन अगर 1 मिलियन फोटोन्स हैं या 10 पे पावर 12 फोटोन्स हैं, 10 पे पावर 6 फोटोन्स हैं, 10,000 फोटोन्स हैं, 5,000 फोटोन्स हैं, 1,000 फोटोन्स हैं, तो हमें पक्का पता है, हमें पक्का पता है कि इतने एंगल से अगर हमने डाला है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये परिस्थिति है, ये पानी है, ये हवा है, इतना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसमें से कितने उधर जाएंगे और कितने उधर आएंगे, कितने प्रतिशत उधर जाएंगे, कितने प्रतिशत इधर आएंगे, ये हमें पक्का पता है। अर्थात हमें प्रोबेबिलिटीज़ का पता है
और जब सैम्पल साइज़ बड़ा हो जाता है, बहुत सारे होते हैं, तो प्रोबेबिलिटीज़ के अनुसार हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से निकल करके आते हैं। तो ये एक इस लेक्चर का आप मैसेज लेकर के जाइए कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार दोहराएं तो उसके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक मूल सिद्धांत है। लेकिन ये जब हम स्मॉलर पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स कर रहे हैं, तब अगर आप के पास बहुत सारे रिपीटेशंस हैं तो फिर उस प्रोबेबिलिटी के अनुसार फिक्स्ड, अगर आपने 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया है 4 ओम के रेसिस्टेंस के ऊपर, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहली बार हमने किया था तो हमें 1 एम्पियर की धारा मिल गई, दूसरी बार किया तो आधे एम्पियर की धारा मिल गई, चौथी बार किया तो हमें 2 एम्पियर की धारा मिल गई और क्वांटम मैकेनिक्स के रूल के अनुसार सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो बह रहे हैं, जो चल रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये एक टेक होम मैसेज आज के लेक्चर का होगा।